गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे माय क्लास इज इंडक्शन ऑफ लेबर। आज मैं आपको इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में बताऊंगी। तो इंडक्शन ऑफ लेबर को हम आर्टिफिशियल लेबर भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं पढ़ते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर पीरियड ऑफ वायबिलिटी बाय एनी मेथड्स मेडिकल सर्जिकल और कंबाइंड फॉर द पर्पस ऑफ वजाइनल डिलीवरी। मतलब इस वजाइनल डिलीवरी करवाने का एक पर्पस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। मतलब कॉन्ट्रैक्शन को चालू करना या शुरू करना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। This include both women with intact membrane and women with spontaneous rupture of membranes but who are not in the labor। मतलब इसमें वो वाली पेशेंट भी आते हैं जिनका मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है, वो वाले भी पेशेंट आते हैं जिनका मेम्ब्रेन सेल्फ से रप्चर हो गया है। ठीक है, दोनों पेशेंट आते हैं। अब हम इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन में हम बात करते हैं कौन कौन से पेशेंट को या किस किस पेशेंट को हम ये इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। प्रीक्लैम्सिया का पेशेंट हो गया, ठीक है, जिसको मटरनल कॉम्प्लिकेशन है, जिसको डायबिटीज मेलाइटिस, क्रोनिक रीनल डिसीज है, ठीक है, कोलियोथिसिस ऑफ प्रेगनेंसी कंडीशन है, पोस्ट मैच्योरिटी है, एप्टिसोप्लेसेंटा है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिसस्टेशन है, ठीक है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, फीटस विथ मेजर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है, इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस है, ऑलीहार्डियस की कंडीशन है, अनस्टेबल लाई कंडीशन है, ठीक है, लेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा का कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। RH इंसोमनाइजेशन, अगर ब्लड में प्रॉब्लम है तो भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन में किस किस कंडीशन में हम लेबर नहीं करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है तो नहीं करवा सकते, CPT है मतलब सेफेलोपेल्विस डिसप्रोपोर्शन है तो नहीं करवा सकते, माल प्रेजेंटेशन कंडीशन है तो भी नहीं हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस अगर पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो भी नहीं इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं। अगर ऐसी डिलीवरी जिसमें मदर और बेबी दोनों को प्रॉब्लम है, जिसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं, उसने भी नहीं करवा सकते हैं। मदर को हार्ट डिसीज है, हार्ट डिसीज है, पेल्विक ट्यूमर्स है, तो हम इस कंडीशन में इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवा सकते। अर्ली प्रीमिगिप्टा विथ द ऑब्स्ट्रक्टिव और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। अगर अर्ली प्रीमिगिप्टा है और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो हम नहीं करवा सकते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन में हम क्या नहीं करवा सकते, इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवा सकते। सर्वाइकल कार्सिनोमा की कंडीशन में इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवा सकते। एनी कॉन्ट्रैक्शन फॉर वजाइनल डिलीवरी या कोई भी वजाइनल डिलीवरी में अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब प्रॉब्लम है, रिक्स है, तो उसमें हम ये डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं। यूट्रोप्लेसेंटल, अगर प्लेसेंटल में भी फैक्टर है, यूट्रोप्लेसेंटल फैक्टर है तो उसमें भी नहीं करवा सकते हैं, जिसमें अनएक्सप्लेनेड ब्लीडिंग हो रहा है, बासा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो इस कंडीशन में हम नहीं करवा सकते। अब हम देखो टर्म की बात करते हैं। तो ये जो सारे टर्म हैं हम तुम्हें पहले क्लास में बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो मैं नहीं समझती कि सारे टर्म आपको हम एक्सप्लेन करें। अब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर करवा रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मदर को क्या होगा, डर लगेगा, इमोशनली होगी, मतलब होगी, डर लगेगा, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगा, इंट्रापार्टम इन्फेक्शन होगा, वॉलेंट लेबर होगा। इंट्रापार्टम इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन में उसको कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा मदर को। फिर वॉलेंट लेबर में प्लेसेंटा यूट्राइन रप्चर, सर्वाइकल रेसिलेशन, एमनेटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन होता है मदर को। PPH होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफियरेंस, इंक्रीज मॉर्बिलिटीज। ये तो हैं किसके, मदर के कॉम्प्लिकेशन। अब हम बात करते हैं फीटल के कॉम्प्लिकेशन के। हाइपोक्सिया हो जाएगा बेबी को, मतलब कॉम्प्लिकेशन एक ये होते हैं। फिर का
जेनिक प्री मैच्योरिटी मतलब अगर रॉन्ग डेट है उसके कारण क्या होता है। फिर प्रोलैप्स कॉर्ड कंडीशन में ये होता है। उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है बेबी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर की, जिसको 3 भागों में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट है मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइंड। अब हम बात करते हैं मेथड्स को मेडिकल मेथड्स में ड्रग्स का यूज करते हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बताया गया। सर्जिकल में जो अब हम बात करेंगे तो वो आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लो रप्चर मेम्ब्रेन और हाई रप्चर मेम्ब्रेन को बताया गया। स्टिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया। फिर कंबाइंड मेथड की अब हम बात करें जो सारे आर्टिकल्स दिख रहे हैं इन सब का यूज करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल इंडक्शन की हम बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन की यहाँ बात हो रही है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन पहले पढ़ते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट ऑन द सर्विक्स टू एनेबल रिपनिंग ऑफ सर्विक्स। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और सर्बी प्राइम इज इंसर्टेड इन द posterior fornix of vagina, usually in the form of 2 to 3 mg gel or 3 mg pessary every 6 to 8 hours as 1, 2 और 3 doses as required। जैसे भी हम कोई भी मेडिकेशन का यूज करते हैं, कोई भी प्रोसेस का यूज करते हो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के हम करते हैं। तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है सर्विक्स को रिपनिंग करना, मतलब मुलायम करना, रिपनिंग करना। इसमें हम क्या करते हैं, जो वजाइना का पार्ट होता है पोस्टेरियर फोर्नेक्स, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन जेल को एंटर करते हैं। तो 2 से 3 mg क्या करते हैं, उसको हम इंटर करते हैं। 6 to 8 आवर तक हम वेट करते हैं। अगर इतना से काम नहीं बना तो हम क्या करते हैं, 1 डोज, 2nd डोज एंड 3rd डोज का ज़रूरत हुई तो इसका यूज करते हैं, लेकिन डॉक्टर के आदेश के अनुसार। अब हम ये देखो, ये जेल्स दिख रहे हैं, वजाइनल सपोजिटरी भी दिख रही हैं इसमें। अब हम मेडिकल में जो ड्रग्स का यूज हो रहा है हम उनकी बात करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, मिजोप्रिस्टोन। तो हम पहले लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट ऑन सर्विक्स टू एनेबल रिपनिंग बाय a no of different mechanism। PGE2 is primarily important for cervical ripening and myometrial contraction। PG dinoprostone 0.5 mg 6 hourly 3 to 4 doses increase the activities of collagens and also synthesize myometrium to the oxytocin। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या है, PGE2 से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, रिपनिंग करता है, सर्वाइकल रिपनिंग एंड मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सर्वाइकल को रिपनिंग करता है और मायोमेट्रियल में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन लाता है। अब डिनोप्रोस्टोन क्या है, एक मेडिकेशन का नाम है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन का सिंथेसाइज करता है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। ठीक है, जिसके क्या होता है, सर्विस क्या होती है, रिपनिंग होती है, सर्विस रिपनिंग होती है। दे कॉजेस इंक्रीज द इलिस्टेंस ग्लाइकोसोमिनोग्लाइकेन डेटरमेटान सल्फेट एंड hyaluronic acid level in cervix, causing relaxation of cervical smooth muscles that facilitate of the dilation। जैसे जो ये नाम लिखे हैं, जैसे इंक्रीज द इलास्टिक्स, ग्लाइसोमिनोग्लाइकेन, डिटरमाइन सल्फेट, hyaluronic acid levels in the cervix, causing रिलैक्सेशन ऑफ द सर्वाइकल स्मूथ मसल्स डेट द फैसिलिटेट डायलेशन। ये सब क्या करते हैं, जो हमारे सर्विक्स की स्मूथ मसल्स हैं उसको क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, डायलेट करती हैं, उन सबको क्या करती हैं, डायलेट करती हैं। मिजोप्रिस्टोन यूज द ट्रांसवजाइनली और ओरली 25 mg 4 hours इज फाउंड टू द बेटर आइडर सुपरवीरियर एंड स्माइलर
Similarly, effect of the PG2 and cervical rippling and lower lever of induction of labor। जो मीजोप्रिस्टोल है ये कैसे ट्रांस वजाइनली और ओरली भी देते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्टिवली होती है, मतलब पीजी की तुलना क्या होती है, पोस्टाग्लैंडिन की E2 की तुलना थोड़ा क्या होती है, इफेक्टिव होती है, और इसका भी यूज हम इंडक्शन ऑफ लेबर में करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पेज। अब इसका एडवांटेज हम देखते हैं क्या क्या इसका एडवांटेज है। ये मेथड भी हम यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, सर्विक्स को रिपनिंग करने के लिए। नो एंटी डायरेक्टिक इफेक्ट, इससे कोई एंटी डायरेक्टिक इफेक्ट नहीं होता है। हाईली इफेक्ट रिपनिंग द सर्विक्स ड्यूरिंग द इंडक्शन के दौरान ये सर्विक्स को क्या करती है, हाईली इफेक्ट करती है, मतलब ज़्यादा इफेक्ट करती है सोप करने में। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। रिक्वायर फीटल मॉनिटरिंग फॉर द 1 आवर। अगर हम इसका यूज करते हैं तो फीटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत बढ़ जाती है। जो हम एक आवर में करते हैं उसको हमें 30 मिनट में करना पड़ता है। समटाइम कॉजेज द वजाइनल सोर्सेज, कुछ समय में के लिए सोरनेस हो जाता है वजाइना में, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होता है सीन, मतलब मदर में, पेशेंट में दिखाई देता है। हाइपर स्टिमुलेशन अफेक्ट द FSH पैटर्न। अगर हाइपर स्टिमुलेशन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे FSH का पैटर्न क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है या इफेक्ट पड़ जाता है। कभी कभी हाई FSH हो जाती है, कभी कभी लो FSH हो जाती है। यूट्राइन रप्चर में भी ऑकर विद इन मीजोप्रिस्टोल 10 कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। ये अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो इसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन की। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन इज ए एंडोजीनस यूट्रोटॉनिक दैट द स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिसेप्टर कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लो लेबर। ऑक्सीटॉक्सिन एक्ट रिसेप्टर मेडिकेशन voltage medicated calcium channel prostaglandin production if effective for induction of labor when cervix is ripening as it is the less effective as the ripening agent। देखो ऑक्सीटॉक्सिन क्या है, एक एंडोजीनस एक एक्जोजीनस होता है, एक एंडोजीनस होता है। एंडो मतलब अंदर से, एक्जो मतलब बाहर से। ये कैसा है, अंदर से ही एक क्या होता है, अंदर से ही हार्मोन्स रिलीज होता है, और ये क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब जब बढ़ाता है तो ये कैसे काम करता है, रिसेप्टर मेडिकेशन के रूप में काम करता है, ठीक है। मेडिकेटेड कैल्शियम चैनल के रूप में क्या करता है, इसको पोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, प्रोडक्शन करता है। इट इफेक्टिव, ये क्या रहता है कि इफेक्टिव रहता है लेबर के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, लेकिन लेस इफेक्टिव रिपनिंग एजेंट। ये क्या है कि थोड़ा कम इफेक्ट करता है रिपनिंग के लिए। अब हम इसका एडवांटेज देखते हैं। वाइडर अवेलेबिलिटी, लेस सिस्टमेटिक, इफेक्टिव, मेजर कॉन्ट्रैक्टिव इज रियर, चीपर। ये क्या है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, ठीक है, ये बहुत मिल भी जाता है जल्दी से, ठीक है। लेस सिस्टमिक इफेक्ट, जो इसका सिस्टम में बहुत कम, बॉडी सिस्टमिक का मतलब यहाँ है बॉडी सिस्टम के ऊपर की बात करते, कम इफेक्ट पड़ता है। अब प्रिकॉशन की बात करते हैं। नेवर गिविंग, जब हम ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं तो हमें कभी भी नहीं देना चाहिए डिलीवरी के बाद, तो IM देना ही नहीं चाहिए। अगर FSH कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो हमें जो है ना ऑक्सीटॉक्सिन अगर हम ड्रिप में दे रहे हैं तो उसको हमें कम, मतलब स्टॉप कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। असिस्ट द कॉन्ट्रैक्शन, हमें कॉन्ट्रैक्शन को हर 1 घंटे में नापना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कहीं लेबर लंबे समय तक तो नहीं जा रहा हो, चाहे वो प्रेमिकिप्टा का हो, चाहे वो मल्टीग्रप्टा का हो। अब हम नेक्स्ट जो, जैसे ये जो डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर बनी है ऑक्सीटॉक्सिन जो इस ऐसे एम्पुल्स में बाज़ार में मिलती हैं, या ये देख लो, ये सारा अपने पहचानने के लिए कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ी। अब मिडवाइफ नर्स तो हम बनेंगे नर्स ही है ना, तो ऐसा एम्पल मिलता है। अब हम बात करते हैं मीजोप्रिस्टोन की। मीजोप्रिस्टोन रिसेप्टर एंटागोनिसिस है ये। इट ब्लॉकोज प्रोजेस्टेरोन and corticosteroid receptor 200 mg vaginally daily for 2 days has been found the ripening the cervix and induced labor
प्रोजेस्टेरोन inhibit contraction of the uterus with while मीजोप्रोजेस्टेरोन काउंटरेटेड इज एक्शन। देखो जो इसका भी काम यही है सर्विस को रिपनिंग करना, पर इसको हम कैसे देते हैं, वजाइनली देते हैं, डेली 2 दिन तक इसको हम कंटिन्यू देते हैं। जैसे ये जो पिक्चर में डायग्राम में देख रहे हैं ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप सर्जिकल की बात करते हो। सर्जिकल में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में 2 टाइप बताया था, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, स्टिफिंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की बात करते हैं। लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को एक बार देखते हैं। इट इज ए प्रोसीजर वेयर द पंचर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स below the presenting part overlying the internal os to drainage some amount of the amniotic fluid। जब एमनियोटिक फ्लूइड की थैली किस में आती है, इंटरनल ओस में दिखाई देती है, तो हम क्या करते हैं, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड को कम प्लेसेंटा क्रोनिक हाइड्रोमीनिया सीवियर प्लेसेंटा, ठीक है, और कंबाइंड विद द मेडिकल इंजेक्शन टू प्लेस इलेक्ट्रोलाइट फीटल मॉनिटरिंग में ये कंडीशन में हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन में, किस किस कंडीशन में हम लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करते, इंट्रायूटेरल फीटल डेथ में नहीं करते, सीपीडी में नहीं करते हैं, प्रीमेच्योरिटी में नहीं करते हैं, यदि मदर को एड्स और हार्पिस जैसे इन्फेक्शन है तो हम नहीं करते, ऑब्लिक और ट्रांसफर लाई है बेबी की तो नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की। हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में देखते हैं हम, इट इज़ द प्रोसीजर इन विच द पंचर ऑफ द हिंड वाटर अबव प्रेजेंटिंग पार्ट इज द मेड बाय द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स नेम द ड्रिप स्मिथ कैथेटर। देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में, कि जो मेम्ब्रेन है एमनियोटिक फ्लूइड का जो थैली है, जो वाटर है, वो इंटरनल ओस में आ जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, रप्चर करते हैं। बट इसमें क्या बताया गया, इसमें हिंड वाटर, वो हिंड वाटर का मतलब जो थैली कहाँ है, बेबी के पास है, उसको हम एक कैथेटर के थ्रू, ड्रॉ स्मिथ कैथेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, रप्चर करते हैं। अब वही बात है कि हम कब किस किस कंडीशन में हम इसको रप्चर करते हैं, किस किस कंडीशन में रप्चर नहीं करते हैं। तो ऑब्सलेटेड दीज डेज हाउ एवर यूज इन द क्रॉनिक हार्डमियास कंडीशन में इसको हम नहीं इसको करते हैं, वेयर द रेगुलेट स्केप्स यू लिक्विड एमिनी फैसिलेट स्लेटिंग डाउन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। इसमें यह बताएगा कि अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हो रहा है या होने वाला है तो इस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में बताएगा कब नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक में एवरेज में नहीं करते हैं, सीवियर प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में नहीं करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ऑनसेट लेबर बाय द आरएम। अब हम क्या प्रोसेस होती है जब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं। स्ट्रेच ऑफ द सर्विस कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। रिडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बॉडी, हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बॉडी को रिडक्शन करते हैं। और एडवांटेज ऑफ द एम्नियोटोमी, जब हम एम्नियोटोमी करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं उसके, हाई सक्सेस रेट, हमारे जो हाई सक्सेस रेट हैं वो हमें पता चल जाते हैं, लेबर की कितने जल्दी होगा कितनी जल्दी नहीं होगा। चांस टू ऑब्जर्व एमनियोटिक फ्लूइड, हमें एक चांस मिल जाएगा, हम एमनियोटिक फ्लूइड का कलर के बारे में पता कर लेंगे, कहीं उसमें मेकोनियम तो प्रेजेंट नहीं है। असिस द फीटल स्कल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट स्कल्प सैम्पलिंग, हम फीटल स्कल्स को असिस कर लेंगे। नेक्स्ट हम दूसरा बढ़ते इमीडिएटली बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ आरएम, मतलब तुरंत ही हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लाभ होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का। लो रप्चर ऑफ लोबरिंग ऑफ बीपी इन एक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया क्या है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है, उस समय तुरंत अगर ये लाभ होगा तो बीपी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो मटरनल डिस्ट्रेस है, हाइड्रोमीनिया से उसको रिलीफ मिलेगा। कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज हो जाए
हो रहा है तो उससे आराम मिलेगा। रिलीफ ऑफ द टेंशंस एप्रेसियो प्लेसेंटा एंड इनिशिएशन ऑफ द लेबर। एप्रेसियो प्लेसेंटा से आराम मिलेगा और लेबर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अब डेंजर्स ऑफ, अगर बेनिफिट है, हानि भी है तो खतरनाक भी है, तो इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। चांस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। इम्यूनोनाइटिस मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एमनेटिक फ्लूइड में एक्सीडेंटल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं बेबी को। एमनेटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये बताया गया कि एमनेटोमी कैसे करते हैं और ये मोर इफेक्टिव कैसे होती हैं। अब हम जैसे ये दो जो डायग्राम दिख रहे हैं, फर्स्ट बना है इम्यूनो हुक, इसकी सहायता से भी हम मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं। दूसरा है इम्यूनो कोट, इसकी सहायता से भी हम क्या करते हैं, एमनेटिक फ्लूइड की थैली को रप्चर करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन को कैसे सेपरेट करते हैं। स्टिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन मीन्स डिजिटल सेपरेशन ऑफ द कोरियन एंड एम्नियन from the wall of cervix and lower uterine segment. Effective method in uncomplicated pregnancy. Prostaglandin are repeatedly produced in the procedure, thus is used in cervical ripening as well. It is safe of the simple and beneficial. So, इसमें हम क्या करते हैं, फिंगर को अंदर करते हैं, सर्विक्स के अंदर करने के बाद सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने जैसे इसमें ये बताया गया कि हम परवजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं किसी आर्टिकल्स के थ्रू या फिंगर्स के थ्रू, हम एम्नियन और कोरियन को सेपरेट करते हैं। किससे करते हैं, लोअर वॉल ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स की वॉल है उसको हम अलग करते हैं। ये जो मेथड होता है वो कैसा होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ये सर्विक्स को रिपनिंग करने के लिए सिंपल और लाभदायक मेथड है। अब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, किस किस क्राइटेरिया में या समय में या किस कंडीशन में हमें रिपनिंग करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, फीटल हेड। अगर हमें फीटल हेड मस्ट बी वेल अप्लाइड टू द सर्विक्स, मतलब फीटल हेड हमें दिखाई दे रहा है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, द सर्विक्स शुड बी डायलेटेड ओस एज टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनर फिंगर, मतलब हम जब सर्विक्स कैसियो डायलेट हो और हम परवजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इट इज डन प्रेयर टू रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एज द बेल। इस कंडीशन में क्या होती है, जो रप्चर और मेम्ब्रेन बेटर होती है। जैसे ये देखो स्टेपिंग कर रहा है, जो डायग्राम दिख रहा है इस मेथड में, ये जो डायग्राम में स्टिपिंग कर रही है जो नर्स है उसके बारे में ये दिखाया गया है, ठीक है। हम देखो जो कैथेटर है इसके द्वारा भी सर्विक्स को क्या करते हैं, रिपनिंग करते हैं। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड पढ़ते हैं, द कंबाइंड मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड आर यूज द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन बाय द reducing and reduction delivery intervals. The oxytocin infusion is given either prior following rupture of membrane, depending mainly upon the state of the cervix and head of the brim relation. With non-engaged head, the induction with non-engaged head induction with prostaglandin or oxytocin followed by RM is परफेबल। मतलब इसमें ये बताया गया है कि दोनों मेथड्स कैसे रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं। जब हम ऑक्सीटॉक्सिन का इन्फ्यूज करते हैं तो वो डिपेंड करता है स्टेट, मतलब सर्विक्स की स्टेट के ऊपर, हेड के और ब्रिम के, मतलब सीपीडी तो नहीं है, मतलब ब्रिम के और हेड के रिलेशन के ऊपर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, एडवांटेज कंबाइंड ऑफ मेथड, मतलब कंबाइंड मेथड किया है तो कुछ तो लाभ होगा। मोर इफेक्टिव देन द सिंगल प्रोसीजर, अगर यह क्या है, सिंगल प्रोसीजर से ज़्यादा इफेक्टिव है। शॉर्टनेस इंडक्शन ऑफ द डिलीवरी इंटरवल, ये थोड़े समय में डिलीवरी हो जाती है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बहुत कम इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं।
लीसेस पीरियड ऑब्जर्वेशन, और हम इसमें पीरियड को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एक्यूमिनेशन ऑफ लेबर एक्टिव मैनेजमेंट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टिमुलेट द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड स्ट्रेंथ द कॉन्ट्रैक्शन। इसमें ये बताया गया लेबर के समय ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ और फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है। इट इन्वॉल्व स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोड्यूस डिलीवरी आफ्टर ऑनसेट द स्पॉन्टेनियस, जिसके कारण क्या होता है, ऑनसेट लेबर होता है और स्पॉन्टेनियस लेबर होता है। इट इज ऑफिशियली इंडिकेट व्हेन SBA डायग्नोसिस हाइपोटोनिक यूट्रस dysfunction, contraction, efficiency to the प्रोडक्टिंग सर्विक्स डायलेशन। इससे हमें पता चलता है, हम डायग्नोसिस करते हैं SBA का और सर्विक्स का डायलेशन, एफिसमेंट और स्टेशन के बारे में हम पता करते हैं। अब हम बात करते हैं एम्स, इसका क्या एम्स है। तो एम्स इसका है टू expedited delivery within 12 hours without increasing maternal mortality and परनेटल हजार्ड। मतलब इसमें अगर इसका एक ही लक्ष्य है कि मदर को कोई नुकसान ना पहुंचे, मदर का और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और ये डिलीवरी 12 घंटे में हो जाए बिना किसी रिस्क के, कॉम्प्लिकेशन के। अब बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन ऑफ द एक्यूमिनेशन, किस किस कंडीशन में हम एक्यूमिनेशन लेबर करवाते हैं। यदि लेबर कैसा हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है बिना किसी कारण से। लेबर इज द प्रोलॉन्गेड विदाउट एनी एविडेंस एंड कॉजेस, मतलब किसी कारण के बिना भी लेबर लंबे समय तक जा रहा है तो हम इसका यूज करते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनइफेक्टिव एंड एफिशिएंट, मतलब अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट कैसे इफेक्टेड नहीं है तो हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसलिए टू प्रिवेंट रिस्क हाइपोक्सिया और प्रोलॉन्ग लेबर, ये क्या करता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन और प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन को कम करता है या दूर करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस कंडीशन में इस लेबर को नहीं करना चाहिए। तो व्हेन द लेबर प्रोग्रेसिंग नॉर्मल, अगर जब लेबर कैसा है, उसकी प्रोग्रेसिंग नॉर्मल है या नहीं है तो नहीं करना चाहिए। और वुमेन इज नॉट इन ट्रू लेबर, CPD कंडीशन में नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ ट्रैक्शन, मतलब कोई भी ऐसा मैकेनिज्म ऑफ ट्रैक्शन है उस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन है बेबी की तो नहीं करना चाहिए। ग्रांड मल्टीपैरा कंडीशन में इसको नहीं करना चाहिए। प्रीवियस यूट्राइन ऑपरेशन स्कार है तो ये कंडीशन अगर है, मतलब प्रीवियस यूट्राइन स्कार है तो मैं ये जो लेबर है ना, एक्यूमिनेशन लेबर नहीं करना चाहिए। फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन में है तो नहीं करना चाहिए। कॉट प्रोलॉप्स ऑफ फीटस लाइव है तो नहीं करना चाहिए। मल्टीपल जेस्टेशन में नहीं करना चाहिए। अब एडवांटेज देखते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। लेस चांस ऑफ डिसफंक्शनल लेबर, इसमें बहुत कम चांस रहते हैं लेबर का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन का, ठीक है। शॉर्टनेस ड्यूरेशन ऑफ लेबर, लेबर का बहुत कम समय होता है, ठीक है। फीटल हाइपोक्सिया, ये फीटल को हाइपोक्सिया से डिटेक्ट करता है, मतलब इस कंडीशन में फीटल को नहीं होता है हाइपोक्सिया या होने के चांसेस से बचाता है। लो इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, इसमें सिजेरियन सेक्शन नहीं होता है, मतलब कम चांसेस होते हैं। लेस एनाल्जेशिया, हम एनाल्जेशिया का कम यूज करते हैं। और मटरनल को, माँ को क्या होती है, कम एंजाइटी होती है। अब एसेंशियल्स कंपोनेंट, अब कौन कौन से इसमें जो कंपोनेंट है ज़रूरत है या कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। एंटीनेटल एजुकेशन, द पर्पस एंड प्रोसीजर, हमें क्या करना चाहिए, एंटीनेटल एजुकेशन देनी चाहिए और उसके पर्पस के बारे में बताना चाहिए। वुमेन इज एन ट्रू लेबर में है, पार्टोग्राफ मेंटेन करना चाहिए। एमिनोटोमी विद कन्फर्मेशन ऑफ लेबर को स्पेशल कंपोनेंट में रखना चाहिए। ऑक्सीटॉक्सिन, एक्यूमिनेशन ऑफ सर्वाइकल डायलेशन 1 सेंटीमीटर पर हावर्स होना चाहिए। डिलीवरी इज कंप्लीट विथ इन 12 हावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम ये जो लेबर
का यूज कर रहे हैं, एग्यूमिनेशन लेबर का यूज कर रहे हैं, तो 12 घंटे के अंदर डिलीवरी होनी चाहिए। एनेस्थीसिया की ज़रूरत हो तो एनेस्थीसिया देना चाहिए। और बेबी का नेक्स्ट है फीटल मॉनिटरिंग एंड इंटरमीडिएट अस्कल्टेशन और बाय कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस अस्कल्टेशन करना चाहिए बेबी का। और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग मतलब जो आजकल डिवाइस यूज हो रहे हैं बेबी का FSH लेने का, उनसे हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंसल्टेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन को एक कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। कंसल्ट फॉर्म रहता है जिसको हमें भरवा लेना चाहिए। थैंक यू क्लास। आज के क्लास के लिए आज आपका टॉपिक कवर होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। थैंक यू। Through the cervical canal and the bulb is inflated. The sponge here represents the cervix. The Foley is introduced into the extra amniotic space like this, and then the bulb is inflated with 70 ml of saline and pulled down. The cervical ripening device is introduced through the vagina to press on the cervix like this, and the Foley's catheter is pulled down with force and fixed onto the side hole of the ripening device like this. So the bulb of the Foley and the ripening device exert a pressure effect on the cervix which is sandwiched in between these two. This pressure will dilate the cervix like this, and when the dilatation is complete, the Foley's catheter, bulb and the device will slowly falls down through the vagina. This is very useful, very effective, very inexpensive technique of amniotomy. An amnihook is designed to rupture the bag of waters without injuring the fetus. Guided by your finger, the membrane is snagged and opened. With your fingers in the vagina, guide the amnihook to the membranes. When the membranes rupture, amniotic fluid will flow out of the vagina. Note the color and consistency of the amniotic fluid. This amniotic fluid is clear.